औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में खुशामदीद। तो मोहम्मद मुर्सी, आज का हमारा टॉपिक मोहम्मद मुर्सी कौन था, क्यों उसको इस मिस्र की तारीख में, मिस्र की जमहूरियत में एक आज़ाद लीडर के तौर पर जाना जाता है और हो गया। लेकिन इससे पहले आपको थोड़ा सा पॉलिटिकल बैकग्राउंड बताता हूँ मिस्र का, तो आपको समझने में आसानी होगी कि क्यों मोहम्मद मुर्सी का जो नाम है हमेशा मिस्र की जमहूरियत में अमर हो गया। तो मिस्र की तारीख शुरू करते हैं क्योंकि मिस्र की तारीख हमेशा से सख्त तारीख रही है, क्योंकि ये एक फ़िरौनी की सरजमीन है और फ़िरौन का ताल्लुक भी मिस्र से ही था। तो इसलिए मिस्र की सरजमीन है जो ये तकरीबन सख्त ही रही है। और बात करते हैं मोहम्मद मुर्सी के बारे में, लाइक सियासी बैकग्राउंड है वो आपको बताते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। तो ये तारीख शुरू होती थी कि 1952 से पहले मिस्र में जो एक तारीख थी, एक राजधानी थी, सियासत थी, वो बादशाहाना सिस्टम था। जैसे सऊदी अरब में होता है एक बादशाह का सिस्टम था, जो कि आखिरी बादशाह किंग फारूक था। किंग फारूक को उतारा जाता है कुर्सी से, और कुर्सी से उतार कर मुल्क में जमहूरियत नाफिजुल अमल होती है 1952 से लेकर। और जमहूरियत ऐसी के बज़ाहिर तो जमहूरियत होती है, लेकिन उसको पीछे जो चलाने वाले होते हैं वो फौजी होते हैं, क्योंकि डीप स्टेट एक्टर जो पूरी दुनिया में वैसे भी मशहूर हैं। डीप स्टेट एक्टर या दूसरे लफ्ज़ों में इस्टेब्लिशमेंट कह लें, वो हर दौर में हर मुल्क में होती है और हर मुल्क में एक्टिव होती है। तो चूँकि मिस्र में भी डीप स्टेट एक्टर थे और इस्टेब्लिशमेंट थी, और इसका नाम तो जमहूरियत का दिया गया, लेकिन उससे पीछे जो अमल करने वाले थे, पीछे जो चलाने वाले थे, वो फौजी थे। और ये मिस्र की तकरीबन 1952 से लेकर 2011 तक जो तारीख है, ये इन्हीं 3 या 4 जो सदर गुजरे हैं ये फ़ौज से ही आए हैं। और बज़ाहिर तो जमहूरियत है, लेकिन इसको पीछे चलाने वाली फ़ौज ही थी, और फ़ौज ही से हमेशा जो सदर होता था मुंतखब होता था। अब किंग फारूक के बाद किंग फारूक को उतारा गया। किंग फारूक के बाद जमाल अब्दुल नासिर को लाया गया, और चूँकि वो सदर से फ़ौज से लाए गए थे 1952 से लेकर 1970 तक। 1970 को ख़त्म होता है जमाल अब्दुल नासिर, और जमाल अब्दुल नासिर के बाद अनवर सादात आता है 1970 से लेकर 1981 तक। अब अनवर सादात का 1981 में अपने ही फौजी थे कत्ल होता है, उसको कत्ल कर दिया जाता है। अब अनवर सादात के बाद 1981 से लेकर 2011 तक ये हुस्नी मुबारक का टाइम पीरियड होता है। अब हुस्नी मुबारक की टाइम गुजरा है, हुस्नी मुबारक की हुकूमत गुजरी है, उसके बारे में मशहूर ये है कि हुस्नी मुबारक का टाइम जो पीरियड गुजरा है वो ज़्यादा अच्छा नहीं गुजरा मिस्र की तारीख में, क्योंकि इसमें करप्शन बहुत ज़्यादा थी, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ बहुत ज़्यादा थी। इसके अलावा जो ब्यूरोक्रेसी में करप्शन थी, और अकबर परवरी बहुत ज़्यादा थी, अपने ख़ानदान को नवाजना इसमें शामिल हो गया, और मिस्र की तरक्की के लिए कोई खातिर का काम ना करना हो गया। मतलब बहुत सारी वजूहात हैं जो हुस्नी मुबारक का जो टाइम पीरियड गुजरा है वो मशहूर है। अब जो मिस्र की तारीख है या मिस्र की सियासत है, इस पर जो बैरूनी ममालिक है उस पर उनका काफ़ी ज़्यादा असर रसूख रहा है, जिसमें सरफ़रोश सऊदी अरब आता है, क्योंकि सऊदी अरब एक इस्लामी स्टेट है, और सऊदी अरब नहीं चाहता कि उसके मुकाबले में किसी भी इस्लामी मुल्क में कोई और इस्लामिक स्टेट बने और उनको टक्कर दे सके। इसलिए जो मिस्र की जमहूरियत थी या मिस्र की जो हुकूमत थी वो लिबरल थी, और ये यहाँ पर लिबरलिज़म जो का था, जो एक आप कह लें होड़ था। और इसी वजह से जो इस्लाम पसंद तंजीमें थी, जिसमें इस्लाम पसंद पार्टीज़ होगी, जो जितनी भी इस्लाम पसंद जाती पार्टीज़ होगी, उन पर सब पर पाबंदी थी, जिसमें सरफ़रोश इख़वानुल मुस्लिमीन थी। इख़वानुल मुस्लिमीन को एक दहशतगर्द पार्टी देकर कलादम दिया हुआ था मिस्र में, और इस पर पाबंदी थी किसी भी किस्म की सियासी एक्टिविटी में। अब यहाँ पे मोहम्मद मुर्सी, मैंने जैसे कि पहले जिक्र किया, मोहम्मद मुर्सी की तरफ आते हैं। मोहम्मद मुर्सी 1952 में एक किसान के घराने में पैदा होता है, फिर आला तालीम हासिल करता है, कैरो यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग करता है मेटलर्जिकल साइंसेज में। इसके बाद PhD करता है
अमेरिका में जाकर PhD करता है। वहाँ कुछ अर्से तक पढ़ाने के बाद दोबारा फिर मिस्र वापस आता है और यहाँ पे देख जाए कि यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे कुछ अर्सा पढ़ाते हैं। लेकिन जो मोहम्मद मुर्सी का रुझान था वो सियासत में शुरू हुआ और मोहम्मद मुर्सी की जो एफिलिएशन थी वो इख्वानुल मुस्लिमीन के साथ थी, जो कि इख्वानुल मुस्लिमीन में मिस्र में पाबंदी थी और इसलिए वो 2000 में एक आज़ाद हैसियत से पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ते हैं और 2000 से लेकर 2005 तक पार्लियामेंट के रुकन भी रहते हैं। लेकिन जो उनकी एफिलिएशन थी, उसका जो ताल्लुक़ था वो इख्वानुल मुस्लिमीन के साथ था। लेकिन इख्वानुल मुस्लिमीन जो कि मिस्र में उस पर पाबंदी थी, एक दहशतगर्द तंजीम बनाकर उस पर पाबंदी लगाई गई थी और थी भी लिबरल हुकूमत, दूसरी भी इस्लामी जो इस्लाम पसंद तंजीमें थी उन पर भी पाबंदी थी। लेकिन जब हालात ख़राब होना शुरू हुए तो इख्वानुल मुस्लिमीन भी एक्टिव हो गए और उन्होंने अपने दफातर वगैरह भी बनाने शुरू कर दिया, जो अपने जो बंदे वगैरह थे उनको भी एक्टिव कर दिया। 2010 में जो मोहम्मद मुर्सी था वो जेल भी चला जाता है और 2010 से 2011 के दौरानी के दरमियान मिस्र की जो तोरा जेल है उसमें कैद रहते हैं। उसकी वजह ये है कि जो धरने वगैरह होते हैं या हुकूमत के खिलाफ, उसमें मोहम्मद मुर्सी काबिल ज़िक्र है। उसका जो किरदार है उस पर मोहम्मद मुर्सी को जेल में डाला जाता है। अब जैसे ही 2011 में मिस्र के हालात ख़राब होते हैं, उसके मुबारक के खिलाफ धरने वगैरह एहतजाज वगैरह शुरू होते हैं पूरे मुल्क में। तो ऐसे में जो इख्वानुल मुस्लिमीन के जो इंतहा पसंद कारकुन थे वो एक्टिव होते हैं और जो कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी 2011 में ख़राब थी, जो फ़ौज और पुलिस वगैरह थी वो एहतजाज वगैरह और मुजाहिरीन को मुंतशिर करने या मुजाहिरीन को कंट्रोल करने में लगी हुई थी। वैसे में जो इख्वानुल मुस्लिमीन के काफ़ी ज़्यादा बंदे जाकर जो मिस्र की तूरा जेल है उस पर हमला कर देते हैं और जो मोहम्मद मुर्सी के साथ जो टॉप 6-7 या लीडर होते हैं उस पर उनको आज़ाद करवा लेते हैं। अब क्योंकि इख्वानुल मुस्लिमीन पर पाबंदी थी, 2011 में उसके मुबारक सदर का जो इस्तीफ़ा देता है और सदारत का इंतखाबात का ऐलान होता है। तो इख्वानुल मुस्लिमीन पर जैसे कि मैंने बताया पाबंदी थी। अब इख्वानुल मुस्लिमीन की जगह ये एक पार्टी का ऐलान करते हैं, एक आज़ाद पार्टी जिसको नाम देते हैं फ्रीडम एंड जस्टिस पार्टी। लेकिन इसके पीछे जो सारे बंदे होते हैं वही इख्वानुल मुस्लिमीन के बंदे होते हैं, लेकिन जो पार्टी का नाम है वाला था फ्रीडम एंड जस्टिस पार्टी के नाम से एक अलग पार्टी रजिस्टर करवाते हैं और जो सदर के इंतखाबात होते हैं उसमें हिस्सा लेते हैं। अब इन्होंने पहले एक अलहदा बंदा सदर के लिए मुंतखब करवाते हैं, लेकिन उस पर जो कि मिस्र की तारीख में पहले इख्वानुल मुस्लिमीन और उसके जितने भी कारकुन थे सारों पर पाबंदी थी। अब जो सुप्रीम जो कौंसल होती है, फौज की सुप्रीम कौंसल होती है मिस्र में, वो जो फ्रीडम एंड जस्टिस पार्टी का जो पहला बंदा होता है जिसको ये नामजद करता है उसको नायल कर देते हैं। लेकिन बैकअप के तौर पर ये मोहम्मद मुर्सी का नाम भी दे देते हैं फ्रीडम जस्टिस पार्टी सदर के इंतखाबात के लिए। 2012 में सदर के इंतखाबात होते हैं और मिस्र की तारीख में पहली मरतबा एक आज़ाद जमहूरी जो सदर होता है वो मुंतखब होता है और मोहम्मद मुर्सी काफ़ी ज़्यादा वोटों के से मुंतखब होते हैं और सदर बन जाते हैं। लेकिन इसके साथ ही जो सुप्रीम कौंसिल होती है फौज के अंडर, वो पावर शेयरिंग नहीं करती और इंतखाबात का जो ऐलान है वो नहीं करते। उसकी वजह ये है कि जो पावर शेयरिंग का फार्मूला आता है, फौज वो किसी सूरत भी जो आज़ाद जमहूरी लीडर जो भी होता है उसको नहीं देना चाहती और अपने पास रखना चाहती है। लेकिन इसके साथ ही दबाव भी बहुत ज़्यादा होता है। इख्वानुल मुस्लिमीन के जो कारकुन वगैरह होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, जो भी इनके साथ होते हैं, साथी होते हैं, चाहने वाले होते हैं, वो भी सड़कों पर आ जाते हैं कि जो आज़ाद इंतखाबात के ऐलान है या उसका जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस किया जाए। तो चौके मजबूरी में रिज़ल्ट अनाउंस करना पड़ता है जिसमें मोहम्मद मुर्सी पारी अक्सरियत से सदर मुंतखब होता है और मिस्र की तारीख में पहली मरतबा एक आज़ाद जमहूरी जो लीडर होता है, जो सदर होता है, वो मुंतखब होता है। क्योंकि इससे पहले मैंने तारीख बताई, जो भी सदर होता है वो फ़ौज से होता है और फ़ौज से सदर लिया जाता है। और तारीख में पहली मरतबा मोहम्मद मुर्सी जो होता है एक ऐसा लीडर होता है जो फ़ौज से बहर होता है और एक आज़ाद जमहूरी लीडर होता है।
अब जो कि सदर मुंतखब हो चुका, सारा कानून जो पावर शेयरिंग है वो भी पावर आ गई सदर के हाथ में, और मोहम्मद मुर्सी के हाथ में सारी पावर आ चुकी होती है। मोहम्मद मुर्सी आते ही अपनी जो पहला काम वो ये करता है कि जो भी यहाँ पे हुकूमत में होते हैं, हुकूमत में फ़ौजी मुदाखलत काम करने के लिए जितने भी ये जनरल वगैरह होते हैं, पुराने जो जनरल एक्टिव होते हैं सियासत में, उनको उनकी सियासत में एंट्री ख़त्म करने के लिए उनको सारों को रिटायर करता है और अपनी मर्जी का बंदा लाता है ताकि वो मेरे अंडर काम कर सके। कोई भी मुश्किल हो, मेरी जो काम करने का तरीका है या मुझे कोई मुश्किल ना हो। तो मोहम्मद मुर्सी सारों को जनरलों को रिटायर वगैरह करके जो एक नामजद करता है जनरल के तौर पर, फौजी जनरल के तौर पर मोहम्मद अल फतेह सीसी के साथ मिलकर काम करता है। अब पहला काम तो ये हो गया, मोहम्मद मुर्सी ने आते ही फौजी जनरलों को रिटायर किया और अपनी मर्जी का जनरल लाया हुकूमत में। इसके साथ ही मोहम्मद मुर्सी ने जो हुकूमत होती है उसमें जो पार्लियामेंटेरियन वगैरह होते हैं, तो उसमें एक आइन वगैरह तश्कील देता है, एक आज़ाद आइन, और उसको रेफरेंडम के लिए भेज देता है आगे। और इसमें जो सुप्रीम काउंसिल होती है उसकी मंजूरी के बगैर ही आगे रेफरेंडम के लिए भेज देता है। तो मसला यहाँ से खड़ा होता है क्योंकि जो आइन मोहम्मद मुर्सी बनाता है वो बगैर तो आइन एक जमहूरी आइन होता है, लेकिन उसमें जो इस्लाम पसंदी होती है वो ज़्यादा होती है। आप यहाँ से मोहम्मद मुर्सी के जो आपके लिए मुश्किलात होती हैं हुकूमत में वो शुरू होना हो जाती हैं। एक तो जो सुप्रीम काउंसिल होती है वो फौज के अंडर जो उसकी मर्जी के बगैर ही आइन रेफरेंडम के लिए भेज देता है। दूसरा जो आइन होता है वो उसमें इस्लाम पसंद नज़रियात होते हैं उसका ज़्यादा छाप होता है। जो लिबरल तबका होता है या जो अपोजिशन वगैरह होती है तो उनकी आंखों में यह खटकता है आइन वगैरह। और दूसरा सुप्रीम काउंसिल की मर्जी के बगैर भी रेफरेंडम के लिए भेजा जा चुका होता है, क्योंकि इसमें आइन पर रेफरेंडम होते हैं और आइन जो होता है वो भारी अक्सरियत से मंजूर भी हो जाता है और नाफिज़ अमल भी हो जाता है। अब आइन के नाफिज़ अमल होते ही जो नवंबर 2012 में मोहम्मद मुर्सी के खिलाफ मुज़ाहरा वोट पड़ते हैं, उसमें सरफहरिस्त तो जो लिबरल तबका होता है वो होता है, दूसरे नंबर पर जो अपोजिशन पार्टीज होती हैं, साफ ज़रा अपोजिशन पार्टी भी लिबरल तबके से होती हैं। जो लिबरल तबका होता है वो भी मोहम्मद मुर्सी के खिलाफ हो जाता है और जो आइन नाफिज़ अमल होता है उस आइन की बहुत ज़्यादा मुखालफत की जाती है। अब ये आइन हो गया, आइन नाफिज़ अमल हो गया मुल्क में। मोहम्मद मुर्सी जो है मुख्तलिफ ममालिक के दौरे भी करता है, फॉरेन पॉलिसी भी बनाता है अपने मुल्क के लिए। अब जो मुजाहरे वगैरह होते हैं उसमें शिद्दत पसंदी आना शुरू हो जाती है, मुजाहरीन सड़कों वगैरह पर आ जाते हैं। और एक मरतबा फिर तहरीक स्क्वायर जो मिस्र की तारीख में एक मशहूर जगह है, जो भी धरने वगैरह जो होते हैं, एहतजाज होते हैं, मुजाहरे होते हैं, वो तहरीक स्क्वायर पर होते हैं। और तहरीक स्क्वायर पर बहुत ज़्यादा आवाम जो होती है वो इकट्ठी शुरू होना हो जाती है। और इसके साथ ही जो अपोजिशन पार्टी और लिबरल तबका एक तरफ वो होता है, दूसरी तरफ इख्वानुल मुस्लिमीन के जो सरकर्दा रुकन होते हैं, कारकुन वगैरह होते हैं, चाहने वाले होते हैं मोहम्मद मुर्सी के, वो आ जाते हैं। अब दूसरे एक तरफ मोहम्मद मुर्सी के चाहने वाले और दूसरी तरफ जो मुखालफत करने वाले। अब इनके दरमियान बहुत ज़्यादा झड़पें वगैरह होती हैं और काफ़ी ज़्यादा बंदे हलाक भी होते हैं, तकरीबन 150 से 200 बंदा हलाक होता है मुजाहरों में। अब ये सारे हालात फ़ौज भी देख रही होती है, और चूँकि फ़ौज नहीं चाहती कि जो मोहम्मद मुर्सी वो सदर है, क्योंकि इससे पहले जो भी तारीख रही है, जो भी मिस्र का सदर रहा है वो एक फ़ौज से लेकर फ़ौज से मुंतखब किया गया सदर है। और मोहम्मद मुर्सी एक आज़ाद जमहूरी सदर था, चूँकि फ़ौज इसको अच्छा नहीं देख रही थी। और दूसरी तरफ जो आइन नाफिज़ अमल किया गया था वो आइन भी खालिसान इस्लामी था और उनकी आँखों में खटक रहा था। तो फौज तो वैसे भी बहाना ढूंढ रही थी और ऊपर से झड़पें वगैरह हो जाते हैं और देखते देखते पूरे मुल्क में ये एहतजाज वगैरह झड़पें मुजाहरीन वगैरह सड़कों पर आ जाते हैं मोहम्मद मुर्सी की हुकूमत के खिलाफ। अब ऐसे में फ़ौज फ़ायदा उठाती है और फ़ौज के अंदर बगावत शुरू हो जाती है। और मोहम्मद अल फतेह अल सीसी जिसको मोहम्मद मुर्सी के खिलाफ बगावत शुरू कर देता है। फ़ौज के अंदर से फिर से एक तो डीप स्टेट एक्टर होते हैं जो वो एक्टिव हो जाते हैं और मोहम्मद मुर्सी के खिलाफ जो बगावत होती है वो शुरू हो जाती है। अब जब हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं और फ़ौज भी इस चीज़ से फ़ायदा उठाती है तो मोहम्मद मुर्सी को तकरीबन जून जुलाई 2013 में
हुकूमत से अलहदा करके जेल में डाल दिया जाता है। अब मोहम्मद मुर्सी की साल या 1.5 साल हुकूमत सारी चलती है इसमें, और उसको हुकूमत से उतार दिया जाता है और इख्वानुल मुस्लिमीन के काफ़ी ज़्यादा बंदों को पकड़ कर जेल में डाल दिया जाता है, जिसमें मोहम्मद मुर्सी भी होते हैं। और आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये जेल जो मिस्र में मशहूर जेल है, इसमें मोहम्मद मुर्सी को जेल डाल दिया जाता है और इसमें डेथ सेल है, तो वहाँ में मोहम्मद मुर्सी को रखा जाता है। अब मोहम्मद मुर्सी जेल में चला जाता है, जो मोहम्मद फतेह सीसी फौज पर जो हुकूमत पर कब्जा कर लेते हैं। फतेह सीसी फौज का फिर से एक सदर बन जाता है, जैसे कि तो मैंने पहले तारीख बताई। तारीख भी ये रही है कि जो भी सदर होता है वो फौज से होता है, मोहम्मद अल फतेह अल सीसी जो होता है वो सदर बन जाता है, और एक तो फिर हालात जो इंतजामात होते हैं वो फौज के अंदर चले जाते हैं और फौज की हुकूमत एक तो फिर आ जाती है। अब यहाँ तो होगी मोहम्मद मुर्सी की हुकूमत ख़त्म हो गई, मोहम्मद मुर्सी जेल में चला गया, लेकिन यहाँ पे इतना काफ़ी नहीं। मोहम्मद मुर्सी के ऊपर फिर मुकदमात की भरमार शुरू हो जाती है, जिसमें बगावत, कत्ल, इक़दाम कत्ल और फ़ौरन ममालिक से इमदाद लेना और इमदाद लेकर मुल्क में हालात ख़राब करना। दूसरा 2011 में जो भी धरने वगैरह हुए थे, एहतजाज वगैरह हुआ था, उसका भी मोहम्मद मुर्सी पर इल्ज़ाम लगता है। 3-4 ऐसे मुकदमात होते हैं जिसमें मोहम्मद मुर्सी को जेल में डाल दिया जाता है और उसकी जो हेयरिंग वगैरह होती है वो शुरू हो जाती है, जिसमें एक पर्चे में मोहम्मद मुर्सी को 30 साल या 20 साल की कैद होती है, एक पर्चे में सज़ा मौत होती है, और दूसरे 2-3 पर्चों में किसी में 4 साल, किसी में 5 साल की कैद वगैरह हो जाती है। और मोहम्मद मुर्सी को डेथ सेल में रखा जाता है, मिस्र की मशहूर जेल तूर जेल में, और उसके लिए जो मेडिकल की फैसिलिटीज़ वगैरह होती हैं वो भी नहीं दी जाती हैं, और उस पर काफ़ी ज़्यादा जुल्म किया जाता है। अब इसमें जो आज़ाद तंजीम है, जिसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल होगी और दूसरी जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं वो भी एहतजाज वगैरह करती है कि मोहम्मद मुर्सी के साथ सही नहीं हो रहा उसमें, और उस पर जेल में जो है कि जुल्म वगैरह हो रहा है। मोहम्मद मुर्सी अदालत के सामने ये बयान भी देता है कि जो जेल में उसके साथ बर्ताव ठीक नहीं रखा जा रहा, क्योंकि वो दिल का मरीज़ भी होता है, शुगर का मरीज़ भी होता है, और उसकी जो केयर वगैरह, उसकी जो सहूलियात हैं, डॉक्टर वगैरह की सहूलियत भी नहीं दी जाती। लेकिन फ़ौज इस बारे में, जो अदालत है, इस बारे में कुछ नहीं करती। और एक दिन 2019 में तकरीबन कोई एक पेशी पर मोहम्मद मुर्सी जब अदालत के सामने पेश होता है तो सिर्फ 5 या 10 मिनट की बात ही करता है और नीचे ज़मीन पर गिरता है, और जिसमें उसका हलाक हो जाता है, फौत हो जाता है। उसकी वजह यह कि उसको दिल का दौरा वगैरह पड़ता है, जिसकी वजह से वो फौत हो जाता है। अब इसमें भी मुख्तलिफ कहानियाँ, मुख्तलिफ तारीखें हैं। कोई कहता है कि मोहम्मद मुर्सी को जहर देकर मारा गया, और यहाँ पर इवन के जो तैयब एर्दोगान है तुर्की, उसने भी मिस्र की हुकूमत पर मिस्र के इंतजाम पर इल्ज़ाम लगाया कि मोहम्मद मुर्सी को जेल में जो कि जहर देकर मारा गया। अब पूरी दुनिया में इसके खिलाफ आवाज़ें होती है, लेकिन मिस्र की जो इंतजामिया थी, मिस्र की हुकूमत थी, वो इस चीज़ को इग्नोर करती है और ये कहती है कि हमारे आप अंदर का मामला है, आप यहाँ पर मुदाखलत ना ही करें तो अच्छा है। ये थी तारीख मोहम्मद मुर्सी की। यहाँ पर 2011 से लेकर 2012 से लेकर 2013 तक सदर मंतखब होता है, और 2013 से लेकर 2019 6 साल वो कैद रहता है। कैद में मुख्तलिफ मुसीबतें और बीमारियाँ वगैरह झेल कर वो 2019 में हलाक हो जाता है। तो यहाँ पर मोहम्मद मुर्सी की तारीख होती है ख़त्म। अब आगे जो इसमें हुकूमत है वो चल रही है मिस्र में, जमहूरी, बज़ाहिर तो जमहूरी है, लेकिन जो उसके पीछे चलाने वाले वही डीप स्टेट एक्टर जैसे इस्टेब्लिशमेंट होगी। और मोहम्मद मुर्सी का जो सियाह बाप है वो यहाँ पे 2019 में ख़त्म होता है। और मोहम्मद मुर्सी को इसलिए तारीख में हमेशा एक आज़ाद, एक जमहूरी लीडर, एक इस्लामी लीडर के तौर पर जाना जाता है, और तारीख में हमेशा उसका नाम जो है हमेशा मिस्र की तारीख में और वैसे भी दुनिया की तारीख में मर हो गया है। तो ये थी छोटी सी वीडियो। होप सो आपको वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए स्टोरी के साथ। इजाज़त दीजिए।